हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 का साइंस बुक चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर है 1। इससे पहले ऑलरेडी चैप्टर 4 तक कंप्लीट करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शंस है कोशिका, उत्तक, अंग या अंगतंत्र। तो हम लोग सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मकान। ये जो हमारा मकान है ये किस चीज़ से बना है? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो मकान है ये ईंटों से बना है। पहले ईंट से क्या हुआ कि एक दीवार बना, दीवार से मिलकर एक कमरा बना और बहुत सारे कमरों के मिलाने से एक हमारा ये मकान बन गया। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, ठीक है, ये जो हमारा शरीर है इसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी कि हमारा जो शरीर है वो किन चीज़ों से बना है? तो जो हमारा शरीर है इसकी जो मौलिक इकाई है वो कोशिका है। ठीक है, हमारे शरीर कोशिका से मिलकर बने हैं। कोशिका, जब बहुत सारे कोशिका मिलके उत्तक का निर्माण करते हैं और बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं और अंग से हमारा बनता है अंग तंत्र, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि ये सब है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में है सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो सजीवों की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव होती है और एक बहुकोशिकीय। आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हमारा जो एक कोशिकीय जीव है वो एक कोशिका से ही मिलकर बना होता है और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आपको ये ध्यान में रखनी है। बहुकोशिकीय जीव, तो बहुकोशिकीय जीव में मानव आ जाएंगे और यहाँ एक कोशिकीय जीव में है अमीबा। आपको ये ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे जो है एक कोशिकीय जीव है वो अमीबा है। बाकी ये जो कवक, भेड़, बकरी, ये जो तीनों हैं ये बहुकोशिकीय जीव हैं। बहुकोशिकीय जीव, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अमीबा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था? ऑप्शंस है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहोक या टी स्वान। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट ब्राउन हैं वो कोशिका में केंद्रक का पता लगाए थे और ये कब लगाए थे? 1831 ईस्वी में। आपको ये ध्यान में रखनी है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। आपको ये ध्यान में रखनी है। और ये जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। वो कितना में किए थे? 1665 ईस्वी में। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब ये जो ल्यूवेनहोक है ये जीवित कोशिका की खोज किए थे 1674 ईस्वी में। और ये जो टी स्वान है और एक है एम स्लाइडन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक टी स्वान और एम स्लाइडन। ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया और इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था कि जितने भी पौधे हैं एवं
जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। आपको ये ध्यान में रखनी है। ये सिद्धांत दिए थे टी स्वान ने। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है केंद्रक द्रव्य, स्ट्रोमा, मैट्रिक्स या कोशिका रस। तो यहाँ पे है केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहते हैं? तो केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है राइबोसोम, अंतर्द्रवी जालिका, हरित लवक या गोल्जी उपकरण। तो यहाँ पे ये है मेरा कोशिका और कोशिका में ये है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ये जो पाए जाते हैं अनियमित नलिकाएं इस प्रकार से जो पाए जाते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं अंतर्द्रवी जालिका। अंतर्द्रवी जालिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अंतर्द्रवी जालिका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन एक कोशिक जीव नहीं है? एक कोशिक जीव यानी कि जो एक कोशिका से बना है। तो यहाँ पे कौन सा एक कोशिक जीव नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अमीबा, पैरामीशियम और ये जो है क्लेमाइडोमोनास, ये तीनों क्या है? ये एक कोशिकीय जीव है। और ये जो हमारा कवक है ये बहुकोशिकीय जीव है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कवक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं? ऑप्शंस है यूकैरियोटिक या फिर प्रोकैरियोट या बहुकोशिकीय या अगुणित जीव। तो ऐसे जीव को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोकैरियोट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, केंद्रक झिल्ली या कोशिका भित्ति। तो हम लोग जानते हैं कि ये है हमारा कोशिका, और जो ये कोशिका के जो सबसे बाहरी घेरे हैं और यहाँ होता है केंद्रक, फिर ये है गोल्जी बॉडी और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है अंतर्द्रवी जालिका और बहुत सारे चीज़ होते हैं इसमें, ठीक है। ये है हमारा कोशिका और ये है न्यूक्लियस। तो जंतु कोशिका के जो सबसे बाहरी घेरे हैं इसे हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। यदि यहाँ पे जंतु के जगह पे पादप कोशिका रहता, पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं, तब इसका जो जवाब होता ये होता कोशिका भित्ति। आपको ये ध्यान में रखनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण। और जब राइबोसोम की अनुपस्थिति होगी तो प्रोटीन का संश्लेषण का जो कार्य है वो संपादित नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शंस में है कि उत्सर्जन या
कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण नहीं होगा या श्वसन नहीं होगा या प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो जब कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण संपादित नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन संश्लेषण। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है? बहुकोशिकीय नहीं है, यानी कि यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब पूछा जा रहा है कि एक कोशिकीय जीव इसमें से कौन है? यहाँ पे है मलेरिया परजीवी, कालाजार परजीवी, अमीबा या सभी। तो हम लोगों को पता है कि ये जो मलेरिया परजीवी है ये प्लाज्मोडियम प्रजाति के एक कोशिकीय परजीवी है। ठीक है, ये किसके? प्लाज्मोडियम प्रजाति का एक कोशिकीय जीव है। और ये जो कालाजार परजीवी है ये लेशमानिया प्रजाति के हैं। ठीक है, लेशमानिया प्रजाति का एक कोशिकीय जीव है, आपको ये ध्यान में रखनी है। और अमीबा तो एक कोशिकीय जीव ही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। यहाँ पे सभी एक कोशिकीय जीव हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? ऑप्शंस है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या रसधानी। तो हम लोगों को पता है कि ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण। और ये लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं आत्महत्या की थैली, आत्म या घाती बोलते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कहते हैं कोशिका का ऊर्जा घर। तो यहाँ पे जो राइबोसोम है वो प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ऑप्शंस है सेलुलोज, सुबेरिन, लैटेक्स या लिग्निन। तो पादप कोशिका की जो भित्ति है वो मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पौधों के जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शंस है विसरण, एंडोसाइटोसिस, परासरण या संकुचन। तो पौधे के जड़ द्वारा जल का अवशोषण परासरण क्रिया द्वारा होता है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परासरण। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? ऑप्शंस है अपारगम्यता, चयनित या अर्ध पारगम्यता, पूर्ण पारगम्यता या फिर अति पारगम्यता। तो ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है और यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। इसीलिए जो कोशिका झिल्ली बोले या प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं चयनित या अर्ध पारगम्यता। ये जो हमारा कोशिका होता है और कोशिका में जो कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं या फिर प्लाज्मा झिल्ली, ये क्या करती है कि कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है और कुछ पदार्थों को रोक देती है। यानी कि कोशिका जो हमारी झिल्ली है उसे लगे कि हाँ ये मेरा दोस्त है तो उसको बोलती है आजा बाबू आजा, तुम अंदर आ जाओ। और लगता है कि हाँ ये मेरा दुश्मन आ रहा है, ठीक है, ये दुश्मन है और ये है इसका दोस्त। तो कोशिका जो यहाँ प्लाज्मा झिल्ली है वो अपने दोस्त को अंदर बुला लेती है और दुश्मन को बोलते तुम बाहर हो, तुमको अंदर नहीं आने
प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। ये जो हानिकारक पदार्थ रहते हैं उसे अपने अंदर नहीं आने देती है और जो उसके लिए लाभकारी होता है बस उसी पदार्थ को कोशिका के अंदर आने देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसके जो पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14 में कि चयनात्मक और पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में इनमें से कौन चयनात्मक और पारगम्य झिल्ली है। ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। चयनात्मक पारगम्य मीन्स होता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो क्या रहते हैं, हानिकारक पदार्थ रहते हैं उसे अंदर नहीं आने देते हैं और जो लाभदायक जो पदार्थ रहता है उसी को अंदर आने देते हैं कोशिका के अंदर। तो इनमें से कौन सा वो है आपको इसमें बताना है, तो आप इसे कमेंट में करके बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, संकुचन, विसरण या परासरण। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या अंतर्द्रव्य जालिका। तो हम लोगों को पता है कि ये जो लाइसोसोम है इसे हम लोग आत्मघाती थैली कहते हैं। इसे आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारा लाइसोसोम है इसके अंदर जब कोई बैक्टीरिया अंदर घुस जाती है तो ये जो लाइसोसोम है वो इसे टुकड़े टुकड़े कर देता है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और जो लाइसोसोम है इसे आत्महत्या थैली भी कहा जाता है। जब क्या होता है कि लाइसोसोम में बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं तो ये अपने जो इसमें जो एंजाइम होता है ये फट जाता है और इस एंजाइम के द्वारा इसमें जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं वो सारे मर जाते हैं। इसीलिए इसे हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो यहाँ पे है निम्नलिखित कोशिका अंगक में से किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। और आपको कमेंट में करके बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं और राइबोसोम को क्या कहते हैं कोशिका का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, कमेंट में करना है इसका आंसर। और राइबोसोम इसका संश्लेषण करना है, इसका भी आंसर कमेंट में। कमेंट कैसे करना है? तो क्वेश्चन नंबर 17 लिख के, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और इसे हम लोग क्या कहते हैं? उसका आंसर यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से राइबोसोम का भी कमेंट में करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कार, लाइसोसोम या राइबोसोम। तो कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं और साथ साथ में इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। तो रंगीन प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोप्लास्ट। अब इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? ऑप्शन है हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया,
केंद्रक या राइबोसोम। तो ऊर्जा निर्माण का केंद्र हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हम लोग इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय, थैंक यू। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब